Assalamu alaikum wa rahmatullah. I welcome you all. I welcome you all in this beautiful session of vector algebra. In this beautiful session of vector algebra, and today is the third lecture of this. हमने स्टार्ट किया था बेसिकली काइनेमेटिक्स को, और काइनेमेटिक्स में हमने पहले स्टार्ट किया था वेक्टर अलजेब्रा को, और मैंने आपको बोला था कि दिस विल फॉर्म द बेसिस ऑफ योर फिज़िक्स. आप 11th-12th की फ़िज़िक्स, आप नीट और जेई में क्या स्कोर करते हो फिज़िक्स में, ये चैप्टर बहुत ही मायने रखेगा. बाकी सारे चैप्टर्स इसी चैप्टर पे बेस्ड होंगे. ये इनकी फाउंडेशन होगी. चलिए जी, आज इसका तीसरा लेक्चर है, और पहले दो लेक्चर्स में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और फिर हमने देखा था वेक्टर एडिशन को, उसमें हमने प्रॉब्लम्स भी किए थे. एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेक्टर रेजोल्यूशन. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेक्टर रेजोल्यूशन, and then after we will be seeing analytical method of vector addition. ठीक है जी, एंड देन वी विल बी सीइंग 6 to 7 प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस सेशन. चलिए जी, लेट्स बिगिन विथ टुडेज सेशन. चलिए जी, बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर रेजोल्यूशन, मैं आपके सामने दो केसेस को प्रेजेंट करना चाहूँगा. चलिए जी, ज़रा देखिए. और केस नंबर 1 इज, देखिए ज़रा, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक ब्लॉक लिया. द ब्लॉक इज इन स्पेस. ओके डियर, उस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इन दिस डायरेक्शन. देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इस फोर्स की वजह से, अगर इसका मास m है ना, इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगी. इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगी. ठीक, अगर इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आती है तो मैं कह सकता हूं द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो क्या इसकी एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगी? बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्स, तो इसी डायरेक्शन में आने के बहुत चांसेस है. चलिए सर, ठीक है, ओके सर, गुड. केस नंबर 2. नाउ लेट मी टेक केस नंबर 2. द केस नंबर 2 विच आई एम टेकिंग इज, मैं फिर से एक ब्लॉक ले रहा हूं. आई एम टेकिंग अ ब्लॉक. अब मैं इस पे फोर्स ऐसे नहीं, I am not taking the force like this. This is not the force. Now in this case I am taking two forces. मैं दो forces ले रहा हूँ, और एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में. आप इमेजिन कीजिए कि मैंने एक ब्लॉक को एक रस्सी बांधी थी. ये फोर्स आप मानिए एक रस्सी बांधी थी, और इस रस्सी की डायरेक्शन में मैं इसे खींच रहा था. आई वॉज पुलिंग द ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ दिस रस्सी, in the direction of this rope, and this block was accelerating or displacing in that very direction. अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसी ब्लॉक को दो रस्सियाँ बांधी. इसी ब्लॉक को मैंने दो रोप से टाई किया. जब मैंने इसमें दो रोप्स टाई किए, एक रोप से यहाँ खींच रहा हूँ, दूसरे रोप से यहाँ खींच रहा हूँ, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये रिजल्टेंट यहाँ से निकल रहेगा, है ना? क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये ब्लॉक ये इस साइड से डिस्प्लेस होगा, इस साइड से इसकी एक्सेलरेशन आएगी? हाँ सर, ठीक है. तो इससे रिजोल्यूशन का क्या ताल्लुक है? हाँ सर, इससे डायरेक्ट रिजोल्यूशन का ताल्लुक ये है कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि केस नंबर 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय केस नंबर 2. हमने केस नंबर 1 में एक फोर्स लिया था, केस नंबर 2 में हम अब दो फोर्स ले रहे हैं जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एज दैट ऑफ केस नंबर 1. दैट इज, मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे अब आता हूँ. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अगर हम डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे, या जो मैंने इस आपकी स्लाइड पे लिखा है, दैट वेक्टर रिजोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए वेक्टर. ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं. वी आर एबल टू ब्रेक ए वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स. ज़्यादातर आपके केसेस में हमारे पास मोशन होगी 2D और 1D, एंड देन वी विल बी रिजॉल्विंग मोस्टली इन x एंड y डायरेक्शन, और कभी कभी z डायरेक्शन भी होगा. 3D मोशन में कभी कभी z डायरेक्शन भी.
लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही है, 2D एंड 1D मोशन। सो मेनली हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब भी करेंगे हम दो ही कंपोनेंट्स में इनको ब्रेक करेंगे। ठीक है, ज़रा देखिए, if the components are at perpendicular to each other, if the two components, हमने जो कंपोनेंट्स वेक्टर के बनाए, दैट इज अगर हमारे पास ये वेक्टर था a एंड दिस आई एम मेकिंग एज कंपोनेंट, दिस आई एम मेकिंग एज कंपोनेंट, मैं इस ही वेक्टर से एक हिस्सा निकाल रहा हूँ। आप ऐसे समझिए कि मेरे पास ये वेक्टर है और मैं इस वेक्टर से एक हिस्सा निकाल रहा हूँ और मैं उस हिस्से को यहाँ पे रख रहा हूँ और दूसरा हिस्सा यहाँ से रख रहा हूँ, और जब मैं इन दो हिस्सों का वेक्टर एडिशन करूँगा वो मुझे a देगा। अगर ये लेट्स से दिस इज योर ax, दिस इज योर ay, ओके डियर, ay। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, मैं एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूं, और जब मैं उनका वेक्टर एडिशन करूंगा तो वो वेक्टर एडिशन मुझे सेम आएगा एज दैट ऑफ द वेक्टर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ज़रा मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। क्या आपको इतना समझ में आ गया? चलिए जी, इन दो कंपोनेंट्स को हम निकालने की कोशिश करेंगे। वी विल बी ट्राइंग टू फाइंड दीज टू कंपोनेंट्स। इनका क्या मैग्नीट्यूड रहेगा, इनकी क्या डायरेक्शन रहेगी। चलिए जी ज़रा देखिए, यहाँ पर देखिए आप। चलिए जी ज़रा, लेट्स टेक अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। फिलहाल दो ही का एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, दैट्स 2D में हम देखेंगे फिलहाल। सॉरी, मैंने 3D लिख दिया था, 2D में हम फिलहाल देखेंगे। लेट्स से दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर ए। ओके जी, तो क्या मैं वेक्टर ए को लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। दिस इज ओरिजिन। तो मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करूँगा मेरे बेटे। आई विल कंस्ट्रक्ट, मैं बोलूँगा आपको ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट हेड ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस एट point M. This is a perpendicular. Let's say this is O, this is your A, okay dear, and this is your M, okay dear. Then another perpendicular from the head of the vector on y axis, मेरे बेटे। ठीक है, ज़रा देखिए, considering in triangle OAM, let us assume that vector is making an angle of theta with the positive direction of x-axis, that is vector is inclined at an angle of theta with the x-axis। चलो मैं मान के चलता हूँ ये। ठीक है, ज़रा देखिए, it's a right angled ट्राइंगल, ये एक राइट एंगुलर ट्राइंगल है, और अगर मैं साइन का इस्तेमाल करूं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा साइड होता है ट्राइंगल का, विच इज अपोजिट टू द एंगल, कौन सा साइड, ए एम साइड। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर, ए के बराबर। देन इट इम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। क्या आपको इतनी बात समझ में? क्या ये ए एम है अपना? क्या ये ए एम है? क्या यही बराबर है ए साइन ऑफ थीटा के? बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर आई कैन शिफ्ट दिस ए एम टू दिस प्लेस। पार्लर पहला क्लास मेरे बेटे, पहला क्लास। देन आई कैन राइट ए साइन ऑफ थीटा। हाँ जी सर, ठीक।
चलिए जी ठीक है, इसी एंगल में, इसी ट्रायंगल में अगर मैं कॉस ऑफ थीटा ढूंढने की कोशिश करूंगा तो किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस किसके बराबर मेरे बेटे, द बेस इज द साइड जिसके साथ एंगल बने, जिसके साथ एंगल बने उसको हम बेस बोलते हैं। तो अपने केस में ओ एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए, तो क्या मैं ओ एम इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा लिखूं? क्या आपको इतनी बात समझ में? तो मेरे बेटे जो हमारे पास वेक्टर था ये वाला, इनिशियल वेक्टर ये वाला था मेरे बेटे, जो हमारे पास ये वाला वेक्टर था, क्या आपको लग रहा है मैंने इसके दो कंपोनेंट्स निकाले, मैंने इसके दो कंपोनेंट्स निकाले मेरे बेटे, मैंने इसके दो कंपोनेंट्स निकाले। वन कंपोनेंट इज योर ओ एम एंड इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा एंड अनदर कंपोनेंट इज योर ओ ए, सॉरी दिस विल बी योर एम ए ओ, चलिए इसको मैं नाम रख देता हूँ बी, विच इज इक्वल टू ओ बी ऑल्सो एंड इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। सर जी अगर मैं इन दो कंपोनेंट्स का वेक्टर एडिशन करूं, अगर मैं इन दो कंपोनेंट्स का वेक्टर एडिशन करूं तो मुझे मिलना चाहिए दिस वेक्टर ए, देन आई शुड गेट दिस वेक्टर ए। ज़रा देखिए वेक्टर एडिशन अगर मैं इन दोनों का करूं एट एन एंगल ऑफ, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, देखिए ज़रा, दिस इज योर ए साइन ऑफ थीटा, दिस इज योर ए कॉस ऑफ थीटा, देन आई अगर मैं इसका 90 डिग्री एंगल पे कर दूं तो क्या मुझे मिलेगा, ए साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है मेरे बेटे? क्या ये इसका रिजल्टेंट, क्या ए स्क्वायर कॉमन, तो ए रूट से बाहर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, क्या ए के बराबर आया? हाँ जी आया। सो ये आई कैन रिजॉल्व ए वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और आई कैन से जेड एक्सिस में भी हम इसको देख सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इट इन जेड एक्सिस एज वेल, बट फॉर आवर केस लेट्स कन्फाइन आवर डिस्कशन टू ओनली 2D here only। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स निकल के आए एक वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। वन कंपोनेंट इज इन एक्स डायरेक्शन एंड अनदर कंपोनेंट इज इन वाई डायरेक्शन, और मैं कह सकता हूँ यूजुअली हम लिखते हैं ए एक्स, दैट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द angle made by the vector with x-axis, and ay is equal to this is your cos of theta and this is your sine of theta, where ay is equal to a cos of theta, where cos theta is the angle made by the vector with एक्स एक्सीज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सीज। चलिए जी ज़रा आगे, चलिए जी ज़रा देखिए, चलिए हमारे पास अगर मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लूँ, फिर से एक बार इस समय मैं लिखता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बट इन 3D मैं 3 एक्सीज लूँगा। अब चलिए जी, आई विल अज्यूम हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ढूंढ रहे हैं। हमने दो कंपोनेंट्स तो ढूंढे एक वेक्टर के, अगर हमारे पास एक वेक्टर था हमने उसका एक्स कंपोनेंट ढूंढा, वाई कंपोनेंट ढूंढा। हमने बोला इफ़ इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है देन ए कॉस ऑफ थीटा इज द एक्स कंपोनेंट एंड ए साइन ऑफ थीटा इज द वाई कंपोनेंट। इतना तो हमें समझ में आ गया। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो हमें बोलता है लेट अस टेक द पॉइंट ए, एक हम पॉइंट लेंगे यहाँ पर ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1, 0, 0। तो अगर मैं ओरिजिन से हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0, 0, अगर मैं इस लाइन का मैग्नीट्यूड देखूंगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे निकल के आएगा ओ ए इज इक्वल टू √ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का whole square. In our case x1, x2, y2 and z1 are all zeros, है ना। ये वाला इसको हम a1 मानते हैं, इसको 2 है ना, ठीक है।
चलिए जी, फिर ओ ए इज इक्वल टू √1 माइनस का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, तो हमें निकल के आ गया 1। सो इट्स अ लाइन, जो हमने एक जो पॉइंट सिलेक्ट किया है यहाँ पर वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। एंड अगर मैं इस पे एक एरो हेड डाल दूँ, क्या ये वेक्टर बन गया? क्या ये वेक्टर बन गया मेरे बेटे? अगर मैं इस लाइन पे एक एरो हेड डाल दूं, क्या ये वेक्टर बन गया? तो अगर ये वेक्टर, अगर एक यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन लेंगे, इफ आई टेक दिस यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड कितना मेरे बेटे? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 यूनिट। एंड इफ इट इज इन एक्स डायरेक्शन, है ना, तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? हाँ, इट्स ए यूनिट वेक्टर। देन दिस काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर विच इज इन एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप। तो क्या मैं एक्स एक्सिस के तरफ से जो भी यूनिट वेक्टर है, क्या मैं उसको आई कैप मान के चलूँगा? तो क्या मैं जो भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, कैन आई टेक इट एज आई कैप? सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंट लूँगा B010, तो क्या ये डिस्टेंस फार्मूला से 1 यूनिट, तो अगर मैं इसको एरो हेड डाल दूं, क्या ये वेक्टर बन गया? 1 यूनिट का वेक्टर, यूनिट वेक्टर, 1 यूनिट का वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो क्या ये बी, तो यूनिट वेक्टर along y axis is called as j cap, is represented as j cap. Similarly unit vector along z axis is called as k cap or is represented as k cap. नीचे मैंने लिखा भी है OA, OB एंड OC। चलिए इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। हैव मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, सॉरी इट्स योर 1 unit are called as unit vectors along x, y and z. Okay dear, they are called as unit vectors along x, y and z. चलिए जी सर, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि ये यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स, वाई और जेड। ठीक, तो इसका हमें करना क्या है? तो मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको बोलूँगा कि मेरे बेटे, कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर है हमारे पास, दैट वेक्टर इज योर ए, दैट वेक्टर इज ए एंड दैट वेक्टर, चलिए जी, हमने एक वेक्टर लिया जिसका नाम मैंने ए वेक्टर रखा और मैं बोल रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड ए और इसकी डायरेक्शन ए कैप। ठीक है मेरे बेटे, देन आई कैन रिजॉल्व दिस वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ए एक्स में नाम रखूंगा, इन वाई डायरेक्शन, इफ दिस वेक्टर इज इन स्पेस देन आई कैन रिजॉल्व इट इन 3 कंपोनेंट्स ए जेड ए वाई, लाइक दिस। चलिए अज्यूम कर लीजिए कि इसको थोड़ा सा क्लियर बनाने के लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए मैं ये वाली डायग्राम आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी, क्या ये डब्बा हमने बनाया, ये डब्बा क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली स्पेस को रिप्रेजेंट करता है ना। स्पेस ऐसी होती है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, चलिए जी, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके डियर, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, बाहर की तरफ आ रही है, इससे थोड़ा सा विजुअलाइज होता है ये, और दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके डियर, नाउ आई एम टेकिंग अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी। मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ from point O to point P. ठीक, now I am resolving this vector along x axis. इसका जो मैग्नीट्यूड मैं बोलता हूँ, I am saying that its magnitude is ax. तो डायरेक्शन क्या होगी? along x axis I cap, along z axis, along z axis as z cap, az, magnitude along z axis as z az, and direction will be k cap, isn't it? And then along y axis इसका मैग्नीट्यूड मैं मान के चलता हूँ, the component has ay,
and then its direction will be j cap. then चलिए जी, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, ठीक है। चलिए जी, तो हमने एक वेक्टर लिया था, उसको हमने रिजॉल्व कर दिया 3 कंपोनेंट्स में, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। और मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा x कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है ax, y कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है ay, और z कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है z। और इसकी डायरेक्शन क्या है, i कैप, j कैप और k कैप। ठीक है जी, तो ये मिल गया वेक्टर। सो आई कैन से दैट वेक्टर इन x डायरेक्शन, है ना, वेक्टर इन x डायरेक्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन x डायरेक्शन इनटू i कैप, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन x डायरेक्शन। तो दूसरा क्या मैं लिख सकता हूँ, ay इज इक्वल टू दैट्स वेक्टर, चलिए, वेक्टर इन y डायरेक्शन। तो क्या भाई ए वाई होगा, इज इक्वल टू ए वाई जे कैप, है ना, ए वाई जे कैप। ठीक, दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन वाई डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। ठीक, एंड देन वेक्टर इन z डायरेक्शन, that's az is equal to az magnitude of vector in z direction into direction in z direction, है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, वेक्टर ए इज बेसिकली द समेशन ऑफ वेक्टर इन x डायरेक्शन प्लस वेक्टर इन y डायरेक्शन प्लस वेक्टर इन z डायरेक्शन, है ना। इन 3 वेक्टर्स का इफेक्ट है ना वेक्टर ए। सो आई कैन राइट इट एज वेक्टर ए इज इक्वल टू ax I cap plus ay j cap plus az k cap. So we can represent any vector in this form. हम इस फॉर्म में किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है जी, चला देखिए। ओ हमारे पास क्वेश्चन आ गया पहले, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन हेयर। चलिए जी, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं एंड देन विल बी कंटिन्यूइंग। चलिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इस सेशन का वो है फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक फोर्स है ना। चलिए पहले हम इसका ट्रेडिशनल वे में जाएंगे क्योंकि बेसिक्स बड़ा इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स को क्लियर करना। तो फिर ही आप ट्रिक्स और वो शॉर्टकट्स पे ध्यान दे सकते हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो वो आप रट्टा याद करोगे, मगअप करोगे, फिर वो भूल जाओगे। दिस इज योर ओ पॉइंट। एंड देन हमारे पास एक वेक्टर है, फोर्स है हमारे पास एफ, जिसका मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन्स का है। ये इंक्लाइन है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। ओके डियर, इट्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। और क्वेश्चन हमें, सॉरी, इंक्लाइन विथ वाई एक्सिस, नॉट विथ एक्स एक्सिस बट विथ वाई एक्सिस, इट्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। हमें बोल रहा है डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम क्या करेंगे, अपना पुराना मेथड, अपना क्या, डालिए जी परपेंडिकुलर, डालिए जी परपेंडिकुलर, है ना। दिस इज एम परपेंडिकुलर एन, पॉइंट एम पॉइंट एन, यहाँ पे परपेंडिकुलर, लेट्स ए दिस इज ओ। ठीक ना, अब क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ओ, इन ट्रायंगल ओ ए एन, ठीक है जी, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ओ ए, है ना। तो साइन ऑफ थीटा कितना, दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय ओ ए इज इक्वल टू ए एन। ठीक है ना। ए एन कौन सा कंपोनेंट, ये वाला। सो आई कैन शिफ्ट इट हियर
I can shift an from here to here using vector shifting property. So this is your x component. ठीक है, so x component is equal to OA 30 degrees into cos of 60 under root of 3 over 2. Then this will be your 15 under the root of 3 units in x direction. ठीक है जी, इस क्वेश्चन की मैं ट्रिक बोल देता हूँ, तो उसी ट्रिक से आपको बाकी रिजोल्यूशंस जहाँ पर भी आपका इस्तेमाल होगा उसी ट्रिक से करने हैं, इतना हमें कॉम्प्लिकेटेड जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन यहाँ पहला क्वेश्चन था, ज़रूरी दिखाना था। सो ए वाई दैट्स और वी कैन से लाइक दिस, विल टेक इट। चलिए चलिए जी, ना यहाँ पर मैं एक लाइन डाल देता हूँ, साइन कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक, कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर, ओ एन डिवाइडेड बाय ओ ए, दैट इज ओ ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओ एन, और आई कैन राइट इट लाइक दिस, ओ एन इज इक्वल टू 30 कॉस ऑफ 60 डिग्रीज। कॉस 60 किसके बराबर, हाँ जी बेटे, कॉस 60 किसके बराबर, 1/2, दैट्स 30 1/2 is equal to 15 units. So ON is this one, isn't it? Then this will be your y component. AY is equal to 15 units. क्या आपको इतना समझ में आ गया? चलिए जी, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमने अप्रोच किया दैट वाज अ लेंथी अप्रोच, हमें ये अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि हमारे ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हम बेसिक क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा नहीं जा सकते थे। बट द ट्रेडिशनल वे, द एक्चुअल वे इज़ गोइंग लाइक दिस, जहाँ पे आप फंसेंगे आप ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है बेटे, ट्रिक नहीं, ये शॉर्टकट है जो हम डेरिवेशंस ऐसे ही सीखते हैं। देखिए ज़रा, मैं आपको बोलूँगा जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, ठीक है जी, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिस के साथ एंगल उस के साथ कॉस। ठीक है, चलिए जी, हमारे पास क्या था, ये एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 30 और ये बना रहा था, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये वाई एक्सिस के साथ 30 बना रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड द कंपोनेंट अलोंग एनी एक्सिस। चलिए, अगर हमारे पास वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था तो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज मैग्नीट्यूड पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दैट एंगल, चलिए जी, लेट्स अज्यूम वन थिंग। अगर ये अपना वेक्टर था, है ना, ठीक, तो हमने ये एक्स एक्सिस ली, ये वाई एक्सिस लिया, ठीक है जी, ये 30 न्यूटन, ये अपना थीटा, तो ये वाला कौन सा आएगा फिर, ये वाला आएगा फिर, देन ए एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 30 कॉस ऑफ थीटा। क्या आपको समझ में बात आ रही है? अगर थीटा ये वाला तो ए वाई ये, अगर थीटा ये नीचे वाला, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बनाएगा उसके साथ आप क्या लोगे, कॉस, उसके साथ आप कॉस लोगे, और जब मैग्नीट्यूड और कॉस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो उस डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट देगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलिए जी, इस केस में मैं आपके लिए लिख के रख देता हूँ, ठीक है जी। इस केस में हमारे पास ये एंगल 60 डिग्रीज का था, सो एक्स वाई कंपोनेंट विल बी 30 cos of 60 degrees and x component is your 30 sin of 60 degrees। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए जरा आगे चलिए, हमने देखा कि हम किसी भी वेक्टर, हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर स्पेस में होगा, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए इन स्पेस, हम इस वेक्टर को 3 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं।
ए एक्स, ए वाई और ए जेड में, जिसका समेशन होगा एंड में वेक्टर ए, है ना, वेक्टर जिसका वेक्टर समेशन या वेक्टर एडिशन होगा वेक्टर ए। ठीक, तो मैं इस वेक्टर ए को बेसिकली लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है जनाब। ठीक, मैंने एक दूसरा वेक्टर लिया यहाँ पर, लेट्स से एट सम अदर एंगल, ये इंक्लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, लेट्स से दिस इज वेक्टर बी। ठीक, तो इसके भी कंपोनेंट्स ऐसे होंगे बी एक्स, बी वाई, है ना, और बी जेड, इसके भी कंपोनेंट्स सेम होंगे। तो मैं इस वेक्टर बी को लिख सकता हूं एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्या मैं लिख सकता हूं इतना, है ना। तो द क्वेश्चन फॉर मी हियर इज फाइंड रिजल्टेंट। फाइंड रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के, है ना। The resultant is always equal to a plus b, and that is equal to a x I cap plus a y j cap plus a z k cap plus b x I cap plus b y j cap plus b z k cap। चलिए जी ज़रा देखिए, इसकी क्या डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, इसकी क्या डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, इसकी क्या डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। सेम एक्स डायरेक्शन, है ना, इस कंपोनेंट की एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। हमने पहले दूसरे क्लास में पढ़ा था, जिन वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम उनको हम सीधे सीधे डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप। तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। सो हम इसका अब इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। दिस प्रोसीजर यू शुड नो। चलिए ठीक है, चलिए जी हमारे पास ये क्वेश्चन। अच्छा जी, पहले इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा। देखो, जो हमने ये वेक्टर लिया है ना, हमने, चलिए मैं एक स्पेस बनाता हूँ पहले। ठीक जनाब, मैं एक स्पेस बनाता हूँ पहले। ठीक, then this is your x axis, this is your y axis and this is your z axis। ठीक है जनाब, चलेगा क्या इतना, है ना, इतना एरर तो चलता ही है। चलिए ठीक है, मैं एक वेक्टर को यहाँ पे लेता हूँ फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, दिस पॉइंट, अगर मैं इस, इफ इट्स अ क्यूब, अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो दिस पॉइंट, चलिए अगर हम क्यूब लेते हैं और क्यूब का साइड ए, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए, देन दिस पॉइंट इज योर पी ए कामा ए, है ना। ठीक, तो क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि, देखिए ज़रा, अगर मैं इस पॉइंट को बोलूँगा तो ये क्या होगा, इट विल बी योर ए कामा ज़ीरो, है ना। दिस पॉइंट will be your 0 comma a, this point will be your 0 a 0। इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमें आती है ना। चलिए जी, हमें क्या ढूंढना है, मैग्नीट्यूड, हमें ढूंढना है मैग्नीट्यूड।
चलिए जी, पहले हम इस वेक्टर को लिख लेते हैं। इफ़ दिस इज वेक्टर ए, है ना, इफ़ दिस इज वेक्टर ए, then I can write this vector as ax I cap plus ay j cap plus az k cap। ठीक है जी। चलिए इसका कोऑर्डिनेट्स हम थोड़े से जनरल कर लेते हैं, ए हम नहीं रखते। चलिए जी, एक्स डायरेक्शन में हम मान के चलेंगे दिस इज योर ए एक्स, एंड वाई डायरेक्शन में हम मान के चलेंगे द लेंथ इज ए वाई, और जेड डायरेक्शन में हम मान के चलेंगे द लेंथ इज ए जेड। देन द कोऑर्डिनेट्स विल शिफ्ट लाइक दिस। ओके डियर, देन दिस विल बी योर एज एक्स कामा 0 कामा 0। ओके डियर, सो इसको मैंने लिख लिया इस वेक्टर को। ठीक है, ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे भैया? हाँ जी, अगर हमें ए एक्स का मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो वो किसके बराबर होगा भैया? ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना? हाँ जी, एक्स का मैग्नीट्यूड कितना? 0 माइनस ए एक्स का स्क्वायर, तो प्लस 0 है ना, तो वो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर। तो क्या वो सीधे ए एक्स आया, है ना? तो सिमिलरली ए वाई इज इक्वल टू ए वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई इज इक्वल टू ए वाई, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए जेड। ठीक है, चलिए जी, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? सेम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए एक्स, है ना, ए एक्स कामा ए वाई कामा ए जेड। ठीक है जी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ठीक, तो डिस्टेंस फार्मूला के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ढूंढ सकते हैं वेक्टर ए का, है ना। तो वो दैट विल बी योर ए एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ए जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। चलिए जी, ठीक है, डायरेक्शन तो इसकी है ही, है ना। चलिए जी, ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आ गया? चलिए जी, ठीक है। So we can find basically the inclination of this all vectors. So I want to discuss that in the last lecture of this chapter, जहाँ पे हम लगभग 30 PYQs सॉल्व करेंगे। That will be a separate session for PYQs only. It will take us only about one lecture to complete this now. एक लेक्चर हमें लगभग लगेगा, ठीक है जी, एक लेक्चर हमें लगेगा लगभग इसको कंप्लीट करने के लिए। अब मैं इसमें प्लान कर रहा था कि एक ही चैप्टर, एक इसी लेक्चर में इस को वाइंड अप कर दूं, बट हमारे पास एक दो कॉल्स आई कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हम लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा इसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जी आगे, चलिए जी, एक पार्ट आप एक पार्ट में, है ना। चलिए जी, पहला पार्ट मेरा, दूसरा पार्ट आपका। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैं ढूंढ के दूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप ढूंढ के दोगे, ए प्लस बी आप ढूंढ के दोगे, ए माइनस बी मैं ढूंढ के दूंगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर दिया गया है 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है जी, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। वो कितना? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 25, दैट्स इक्वल टू 5 यूनिट्स। चलिए दूसरा आप कर लीजिए, इसका भी सेम ही आएगा। चलिए जी, तो ये तो हमने कर दिया। अब हमारे पास दूसरा जो पार्ट है, चलिए जी, वी कैन कीप इट हियर, हमारे पास है स्लाइड। तो पार्ट नंबर ए, एंड नाउ आई विल बी टेकिंग पार्ट नंबर डी फ्रॉम दिस, एंड आई विल सजेस्ट यू कि पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर बी आप खुद कीजिए, है ना। पार्ट नंबर बी हमें बोलता है, डी बोलता है कि आप ढूंढिए ए माइनस बी। मैं बोलता हूँ ए माइनस बी कैसे ढूंढेंगे? हम लिखेंगे पहले ए वेक्टर इज 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना जी। चलिए ठीक है, देन आई कैन राइट इट एज 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। तो 4i कैप माइनस 3j कैप,
वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, ये वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में है ना, तो ये कैसे, तो डायरेक्ट एडिशन होगा। तो 4 माइनस 3 इज योर, आई कैन राइट इट लाइक दिस, आई कैन राइट इट लाइक दिस। देखिए अगर मैं इस वाले को थोड़ा सा आपके लिए जनरलाइज कर दूँ तो 4 आई कैप माइनस 3 आई कैप कैसे होगा। 4 इट्स अ वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस whose magnitude is 4 units and is in x direction, है ना। और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास लाइक दिस whose direction is reverse but its magnitude is 3 and it's along x axis, it's along I cap direction। इनका सीधा, तो क्या यहाँ पर सीधा 1 आएगा, 1 यूनिट इनका इफेक्ट, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 आई कैप। सिमिलरली फॉर जे, चलिए ये मैं आपके लिए रख देता हूँ। सिमिलरली फॉर जे में हमारे पास क्या है 3 जे कैप ऊपर, है ना, पॉजिटिव। देखिए इफ दिस इज योर आई कैप, दिस इज योर जे कैप, ओके जी। तो ऊपर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है जी। तो यहाँ पर 3 कैप माइनस 4 आई कैप, 3 कैप माइनस 4 आई कैप, है ना। यहाँ से 3 चलिए जी, मैग्नीट्यूड जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड 3, और यहाँ नीचे से जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड 4, तो कितना आएगा -1 जे कैप। चलिए जी, आई सजेस्ट यू कि आप इसका भी मैग्नीट्यूड हम मुझे निकाल के देंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए जी ज़रा आगे, चलिए जी हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, इट्स प्रॉब्लम नंबर 7। चलिए जी इसमें हम देखते हैं। हमारे पास ये एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, नीट एग्जाम में यूजुअली पूछी जाती है और बेसिक ड्रिल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी देखिए, हमें बोला गया है कि आप एक वेक्टर ढूंढिए जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन इज सेम एज ए इज इक्वल ए वेक्टर ए, ठीक है जी। वेक्टर ए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है जी। चलिए जी ज़रा देखिए, मैं इस वेक्टर का नाम रखता हूँ सी, लेट्स से दिस वेक्टर इज सी, उसका मैग्नीट्यूड हमें 4 दिया है और डायरेक्शन इज अलॉन्ग ए कैप। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है, हमें ए कैप को ढूंढना है। तो ए कैप ढूंढना बड़ा ईजी है। ए वेक्टर ए कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर ए तो हमें पता है दैट्स योर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, है ना, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी गिवन लाइक दिस, दैट्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आई कैप, ए कैप, ठीक है। तो 2 कैप प्लस 3 कैप प्लस 5 कैप, दैट्स 4, that can be written like this, that A is equal to 2 I cap plus 3 J cap plus 5 K cap divided by under the root of 4 plus 9 plus 25. 4 plus 9 13 plus 25 plus 13 8 38, ओके जी। चलिए 38 है ना जी। चलिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38, यह हमें ए कैप निकल के आया, ठीक। देन वेक्टर सी कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। ए कैप किसके बराबर, ये है ना, ए कैप इसके बराबर है ना। चलिए ए कैप को यहाँ पे रख दीजिए, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 38। क्या आपको समझ में बात। चलिए जी, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एच.सी. वर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट एंड जेईई मेंस एग्जामिनेशन। डायरेक्टली तो पूछा नहीं जाता है यूजुअली, लेकिन पूछा भी जा सकता है। इट्स अ वेरी फेवरेट बुक ऑफ एग्जामिनर। कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, बेसिकली मैंने उससे 1-2 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए जी ज़रा देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए 1-2 तरीके हैं, बट द वे वी विल बी डूइंग इट इज फ्रॉम यूजिंग वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ओके डियर। चलिए जी ज़रा देखिए, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए जी, पहले हम ढूंढते हैं रिजल्टेंट ऑफ ओ ए वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। चलिए देखिए, अरे मैंने तो इक्वेशन एक्सप्लेन ही नहीं किया।
चलिए जी ज़रा देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ये एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से वेक्टर्स खींचे गए हैं और इसमें से 3 वेक्टर्स है हमारे पास ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ओ ए, ओके डियर, ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड योर ओ बी, ओके डियर, जिसका मैग्नीट्यूड आर यानी रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है सबका, एंड दे आर इंक्लाइंड, उनका जो एंगल दिया है आपस में दैट्स 45 डिग्रीज। ओके डियर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये क्लियर डायग्राम है, ठीक है जी। और हमें बोला गया है कि आप इनका रिजल्टेंट ढूंढिए, तो हम क्या करेंगे काम, हम 2 का पहले ढूंढते, ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर का। अगर हमने इनका रिजल्टेंट ढूंढा तो क्या मैं लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस 2 times of OA multiplied by OC multiplied by cos of थीटा। क्या cos थीटा ये वाला एंगल पूरा होगा, क्या थीटा 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री तो ये वाली टर्म तो गई, तो हमारे पास आर निकल के सॉरी रिजल्टेंट आर ई, मैं इसके नाम लिखता हूँ आर ई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो आर है ना, आर ई इज इक्वल अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 2r स्क्वायर का अंडर द रूट। कैन आई राइट इट लाइक दिस, दैट अंडर रूट ऑफ 2r, आर से रूट स्क्वायर और रूट कट गया और अंडर रूट 2 बच गया, देन आर ई रिजल्टेंट। ठीक है मेरे बेटे, ठीक है जी। चलिए जी, इसका मुझे आप डायरेक्शन बोल दीजिए कि ये लाई कहाँ पे करेगा। देखिए, हम प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज प्रॉपर्टी दैट इफ टू, देखिए अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स है जो बराबर है ना, इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर रिजल्टेंट विल लाई अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द 2, द एंगल बाइसेक्टर इज 45 डिग्रीज, है ना, तो एंगल बाइसेक्टर देन अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, देन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2, दैट्स योर 45 डिग्रीज। ओके डियर, 45 डिग्रीज मतलब ये along OB होगा, जब along OB होगा then direction of OB and direction of our resultant RE is same। जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी तो हम इन पे डायरेक्ट एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। जब डायरेक्ट एडिशन अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे द रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट इज इक्वल टू योर OB वेक्टर प्लस अपना RE वेक्टर जो हमने रिजल्टेंट निकाला था। तो रिजल्टेंट हमने क्या निकाला था, अंडर द रूट ऑफ 2r प्लस OB का मैग्नीट्यूड कितना r, तो r under the root of 2r, r1 plus under the root of 2, and the net resultant will act at 45 डिग्रीज, है ना, किसी के साथ भी ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा। चलिए जी आगे, चलिए जी, दिस अगेन अ प्रॉब्लम फ्रॉम H.C. वर्मा, द बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स रिटन बाय प्रोफेसर H.C. वर्मा। ठीक है, चलिए जी, थोड़ी सी नहीं है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एग्जामिनेशन। जेई मेंस के लिए बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। जेई मेंस के लिए बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन बोलता है हमारा कि हमारे पास 3 वेक्टर्स है OA, OB एंड OC और जो कि बराबर है। लेट्स से देयर मैग्नीट्यूड इज A। चलिए जी, इनका हम मैग्नीट्यूड मान के चलते हैं। OA वेक्टर क्वेश्चन ने दिया है हमारे साथ, वहीं से दिया है, इट्स गिवन दैट। देखिए, मैं इसलिए ये डिटेल सॉल्यूशन में जाता हूँ क्योंकि अगर आप नोटबुक बनाएंगे तो जब आप रिवीजन में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंसान भूल जाता है, तो इसलिए मैं डिटेल सॉल्यूशन में जाता हूँ ताकि हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम करने का, दिखाने का यही एक मोटिव है कि आपके कंसेप्ट को ब्रशअप किया जाए, आपके कंसेप्ट को ठीक किया जाए। ठीक है जी, चलिए हम से मानते हैं कि हमें क्वेश्चन ने वहीं से दिया है कि दे आर इक्वल, देन दैट्स वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर OB इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OB एंड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OC एंड मैं मान के चलता हूँ लेट्स से दिस इज। चलिए अगर इतना हमने कर दिया देन चलिए जी जरा देखिए अगर हमें ढूंढना है एक वेक्टर, बेसिकली हमें एक वेक्टर ढूंढना है OA प्लस OB, है ना, माइनस OC।
चलिए इसका मैं नाम रख देता हूँ डी वेक्टर. आई एम अज्यूमिंग दैट द वेक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड इन दिस प्रॉब्लम इज एज डी. मैंने उसको डी मान लिया है ना. क्या इस वेक्टर डी को मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट. अगर मैंने इसको दो कंपोनेंट, देखिए ये जो हमें ढूंढना है ना, ये एक वेक्टर फॉर्म करेगा. अगर ये वेक्टर बना तो इसके दो कंपोनेंट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं. अगर हमने इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, ये हमारे पास वेक्टर था, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, तो क्या हम अल्फा ढूंढ सकते हैं? हाँ, अल्फा हम टेन ऑफ अल्फा कैन बी फाउंड लाइक दिस, दैट्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, है ना. वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट, वही तो हमसे पूछ रहा है. डायरेक्शन हमें ढूंढनी है इस वाले वेक्टर की, हमें डायरेक्शन ढूंढनी है इस वाले वेक्टर की. वी नीड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. चलिए जी, हम कैसे इसमें जाएंगे, क्या हमारा अप्रोच रहेगा, देखिए ज़रा. तो हम इसको क्या करेंगे, हम रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करके विल यूज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. चलिए रेजोल्यूशन के कंसेप्ट्स को भी हम फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और आपको वो समझ भी आएगा इससे. चलिए ठीक है जी, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम इसमें डाली है. चलिए जी ज़रा देखिए. चलिए x कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर, ये है अपना ओ ए वेक्टर. तो इसका x कंपोनेंट कहाँ से है, यहाँ से, है ना. तो क्या आएगा अपना x कंपोनेंट, इस वाली एक्सिस के साथ क्या कंपोनेंट आएगा, इसका मैग्नीट्यूड हमने मान के चला a, और cos ऑफ एंगल थीटा, that is your 30 degrees in this case, that's OA का x component is equal to, OA का x component अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको, OA का x component is equal to your A cos of 30 degrees. Cos 30 degree is equal to under the root of 3 over 2. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. चलिए मैग्नीट्यूड ही हम मान के चलते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ जाएंगे, ठीक है. ठीक, नाउ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ सी, ये वाला वेक्टर ओ सी है ना, इसका एक्स कंपोनेंट क्या वो यहाँ से लाई करेगा, तो कितना बनेगा a और उसका cos ऑफ 45 डिग्रीज. देन ओ सी का, चलिए ओ सी एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू a cos ऑफ 45 डिग्रीज. ज़रा देखिए इसकी डायरेक्शन यहाँ से मैंने पॉजिटिव मानी, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी है, तो मैं इसको नेगेटिव मान के चलता हूँ, नेगेटिव, दैट्स इक्वल टू -a अंडर द रूट ऑफ 2. क्या आपको इतना समझ में आ गया? चलिए जी सेम. नाउ x कंपोनेंट, चलिए जी इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ. नाउ x कंपोनेंट ऑफ ओ बी वेक्टर, दैट्स ओ बी एक्स कंपोनेंट, इसका कितना आएगा, क्या ये इसी डायरेक्शन में आएगा मेरे बेटे, क्या ये इसी डायरेक्शन में आएगा एक्स कंपोनेंट इसका, एंड दैट विल बी एज ए cos ऑफ 60 डिग्रीज. चलिए जी इसको मैं इसी से लिखता हूँ, इसी कलर से, दैट्स ओ बी एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू a cos of 60 degrees, and that can be written as a cos 60 is 1 upon 2, a by 2. So we can write like this, then x component of d which is equal to vector d, जो बराबर है किसके, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर. तो क्या मैं x कंपोनेंट इसका ऐसे लिख सकता हूँ, ओ ए एक्स है ना, वेक्टर ओ ए एक्स प्लस वेक्टर ओ ए बी इन x कंपोनेंट माइनस ओ ए सी इन x कंपोनेंट. ठीक है, ज़रा देखिए डी एक्स इज इक्वल टू ओ ए एक्स. ओ ए एक्स अपना कितना,
a under the root of 3 by 2 plus minus, sorry, this is your OB. OB is your a by 2, sorry, a by 2, yes, a by 2, and then OC is your minus a by under root of 2. चलिए जी ठीक है. Then dx, sorry, then dx is equal to a under the root of 3 by 2 plus 1 over 2, sorry, a by 1 by 2 plus minus plus a by under the root of 2. चलिए जी ठीक है. चलिए जी, क्या सिमिलरली हम y कंपोनेंट्स ढूंढ सकते हैं? चलिए जी, हम y कंपोनेंट्स को पहले ढूंढते हैं. चलिए, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ एंड आई विल मेक दिस लाइक दिस. सिमिलरली y कंपोनेंट्स, तो क्या मैं y कंपोनेंट्स ऐसे लिख सकता हूँ? किसका y कंपोनेंट लिखना है? OA वेक्टर का. y कंपोनेंट ऑफ OA वेक्टर इज इक्वल टू a साइन ऑफ 60 degrees and y component of OB vector is equal to a, है ना, a साइन ऑफ 60 degrees, लेकिन ये नीचे है, इट विल एक्ट लाइक दिस, है ना, तो इसलिए नेगेटिव. एंड y कंपोनेंट ऑफ OC वेक्टर is equal to a cos of, sorry, sin of 45 degrees. क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? So I can write this as a under the root of 3 over 2 is equal to minus a, ये 60 दोनों है, नहीं एक 30 है इसमें, सॉरी ये 30 है ना, ये 30 डिग्रीज है, एंड देन इट विल बी 1/2 and cos it will be minus 2 upon under root of 3 by 2. ठीक है जी, and then it will be your a by under the root of 2. ठीक, then we can find it like this, that vector d का y कंपोनेंट किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर a by 2 plus OB माइनस a अंडर द रूट ऑफ 3 by 2 प्लस, नहीं यहाँ पर माइनस है, दैट्स a बाय अंडर द रूट ऑफ 2. तो क्या मैं y कंपोनेंट ऐसे लिख सकता हूँ? दैट इज a बाय 2 माइनस a बाय अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2. सो हमारे पास ये आया अपना y कंपोनेंट, ये आया अपना x कंपोनेंट. तो क्या मैं वेक्टर d को लिख सकता हूँ? बेसिकली वेक्टर d इज नथिंग बट dx i कैप प्लस dy j कैप. तो आई नीड अ स्लाइड हियर. चलिए जी, स्लाइड मैंने ऐड कर ली इसमें. चलिए अगर हम इस वाले कंपोनेंट का dx का अगर हम आप समेशन कर देते अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2 प्लस ये, तो वो आपके सामने आएगा 3.5. और अगर आप इसका कर देंगे तो वो, चलिए जी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें डेसिमल्स में इसको रखने की. चलिए हम ऐसे ही रखते थे. तो हमारे पास अब इसकी डायरेक्शन tan ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू dy बाई डी ऑफ x. तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ dy बाई डी ऑफ x. ठीक है जी. चलिए जी, अल्फ़ा किसके बराबर हमारे पास आएगा? दैट्स tan इनवर्स ऑफ a बाय अंडर थ्रू, सॉरी, दैट्स a बाई 2 माइनस a अंडर द रूट ऑफ 3 by 2 and then it is minus a by, यहाँ पे a है, a by अंडर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय
a by under the root of 3 over 2 minus plus a by 2 माइनस ए बाय अंडर द रूट ऑफ 2, अंडर रूट ए कैंसिल हो गया सब में से, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस अंडर द रूट ऑफ 3/2 माइनस 1/रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 3/2 प्लस 1/2 माइनस 1/रूट ऑफ 2। चलिए जी, ये इसकी डायरेक्शन निकल के आ गई। आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं आती है जनरली। चलिए जी, ये एक रिवीजन प्रॉब्लम आपके लिए, ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। एक रिजल्टेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है एंड दैट मेक्स एंगल अल्फा विथ ए एंड अल्फा विथ बी, बीटा विथ बी। तो आपको बोलना हमें ये पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ठीक है। एंगल अल्फा इज लेस देन एंगल बीटा ऑलवेज, एंगल अल्फा इज लेस देन एंगल बीटा इफ ए इज लेस देन बी, है ना। तो मैं आपको ये बोल के चलूँ कि जो बड़ा वेक्टर वो बड़ा वेक्टर वहाँ झुकेगा, वो नहीं ना, झुकेगा नहीं पुष्पा, तो लेकिन ये झुकेगा, है ना। जहाँ पे बड़ा वेक्टर दिखेगा उसी तरफ रिजल्टेंट झुकेगा, यानी कि अगर बी बड़ा होगा तो ये वाला एंगल कम होगा, यानी कि अगर जहाँ से वेक्टर चलिए यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वेक्टर बड़ा तो एंगल छोटा, ठीक है जी, तो उसी तरफ ये इंक्लाइन होगा। चलिए जी, थैंक यू फॉर दिस सेशन।